साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास 10th वाले बच्चों के लिए साइंस का क्लास लेके आ गए हैं, पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम पार्ट 2 के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे। पार्ट 1 हमने बना दिया है, जिसमें हम 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम आज 71 से बताने वाले हैं। ठीक है, जहां तक भी हो जाए तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग अपने दोस्तों तक। जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख पा रहे हैं आप सभी बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा रुकेंगे आप सभी लोग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। ऑप्शन है 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। वो 71 नंबर क्वेश्चन था। पारे के अयस्क है, पारे के अयस्क है। ये जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का। ठीक है, याद रखिएगा, एल्युमिनियम का है, याद रखोगे सभी लोग। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये लोहा का है। किसका है? लोहा का। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पारे का अयस्क है, तो पारे का जो अयस्क हो जाएगा वो हो जाएगा सिनेबार। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र। अणुसूत्र एक होना चाहिए और उसका संरचना सूत्र जो अलग अलग होना चाहिए, तो वैसे यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? H2SO4, HCl, HNO3, सभी। तो इनमें से ये सभी जो है प्रबल अम्ल है, याद रखिएगा। H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HNO3, ये तीनों जो है प्रबल अम्ल है, याद रखोगे आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 75 है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। 36 कतारों की जो संख्या होती है वो होता है 7, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है। सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, कौन होता है? लाल रक्त कोशिकाएं, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये भी नहीं होता है। रक्त विमाणु, ये होता है, यानी ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? रक्त विमाणु, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 77 नंबर क्वेश्चन है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये वृक्क है, इनके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 77 का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय संपदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, इनमें से सभी। ये जो मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, वो इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, 78 का आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का
परिवहन द्वारा होता है। क्वेश्चन क्या किया गया, एक कोशिकीय शैवाल में, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डॉट डॉट द्वारा होता है। किनके द्वारा, प्रासरण, विसरण, अवशोषण, रसारोहण। फटाफट से बताएंगे सही बच्चे, ठीक है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विसरण के द्वारा। किनके द्वारा, विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्राग कोश में होता है, प्राग कोश में होता है पंखुड़ी, बीजाणु, अंडक, परागकण। तो याद रखेंगे सही बच्चे, ये जो प्राग कोश होते हैं उनमें से परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण। छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वही होते हैं, उसी को परागकण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 28, 30, 32, 34। एक वयस्क मनुष्य के लगभग, ये याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में जो है वो 32 दांत होते हैं। कितने, 32, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, हजामत के लिए किस दर, फिर से एक बार पीछे देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो याद रख। क्वेश्चन नंबर 82 है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हजामत के लिए जो हम लोग जो उपयोग करते हैं दर्पण का, वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो किनका बना होता है, तो याद रखिएगा अवतल का, यानी ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो याद रखिएगा, इनमें जो कोयला है वो खाना बनाने के लिए किया जाता है, बायोगैस भी किया जाता है, एलपीजी भी किया जाता है, लेकिन सीएनजी नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। जो हमारे घर है उनमें जो विद्युत से जो कभी कभी दुर्घटना हो जाता है वो किन के कारण होता है। ऑप्शन है फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा का प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। जो हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा होते हैं ना, उनसे जो दुर्घटना होते हैं ना, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से, यानी ऑप्शन इसका भी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे। यदि आप सभी को पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 9798519639, एकदम बिल्कुल फ्री मिलेगा आप सभी को पीडीएफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, डायनेमो या डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, ठीक है, यानी बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। डायनमो जो यांत्रिक ऊर्जा को जो बदलता है वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें, विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 87 है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आँख व्यवहार होता है, आँख जो है वो व्यवहार करता है किस तरह के? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। आँख जो व्यवहार करता है वो अवतल दर्पण की तरह नहीं करता है, समतल दर्पण की तरह भी नहीं करता है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की तरह करता है। आँख किस प्रकार का व्यवहार करता है कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 88 है, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? MgCO3, CaO, CaCO3, CaCH O3 × 2। बताएंगे खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? खरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हो जाता है आपका CaCO3, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन है। एल्डिहाइड, अम्ल, कीटोन, ईथर। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा आप सभी लोग क्या कहते हैं। चलिए हम बता देते हैं, कीटोन कहते हैं, यानी ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, नो कि अवायवीय शोषण से। तो 90 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, मछली का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग है ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। मछली का जो श्वसन अंग है वो क्या होता है? गिल्स होता है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलफरा, गलफरा बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, आधुनिक आवर्त, देखिए ध्यान से, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु संख्याओं के, परमाणु आकार के, घनत्व के। तो 92 का जो राइट आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा परमाणु संख्याओं की, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आवर्त, समूह, कोष, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो क्षैतिज कतारें होती है वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा 93 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा समूह। ऑप्शन जो समूह होगा क्या जी? नहीं, आवर्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, लोहे की फ्राइंग पैन की जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीन लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। यदि लोहे में जंग से बचाने के लिए यदि आप उपयोग कर रहे हैं वो ग्रीज भी लगा सकते हैं, पेंट भी लगा करके, जिंक की परत भी चढ़ा करके, यानी ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है,
निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए नंबर है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ठीक है। और बी नंबर में है आपका सोडियम, क्या है? सोडियम, जिसका संकेत दिया है। और सी नंबर में है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और डी नंबर में है कॉपर, क्या है? कॉपर, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सबसे आसानी से हम सोडियम को, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? आखिर ऐसा कौन सा गैस है जो चूने की जो पानी होते हैं उनको दूध की तरह कर देता है? Cl2, SO2, CO2, O2, फटाफट से बताएंगे कौन सा गैस कर देता है? चलिए CO2 कर देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। 97 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 97 नंबर प्रश्न, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है आपका टमाटर, संतरा, सिरिका, इमली। टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? कमेंट में एक बार बताएंगे सभी बच्चे। चलिए, ये किस में पाया जाता है तो आप सभी को पता होना चाहिए। इमली में, इमली में और अंगूर में। किस में? इमली में और अंगूर में, इन दोनों में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में, सिरिका में। इन तीनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 10H2O, इनमें से कोई नहीं। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होगा बाबू वो क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए जी, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। CaSO4 इंटू 2H2O किसका सूत्र है? जिप्सम का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जब हम जिंक और सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया कराते हैं तब कौन सी गैस निकलती है? O2, CO2, H2, N2। 99 का आंसर बताएंगे। चलिए, यानी हाइड्रोजन निकलता है, H2, याद रखिएगा, हाइड्रोजन। 100 नंबर प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। वैद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा ओम मीटर, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो कौन सा है बाबू? याद रखिएगा, चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। शेयर कर देंगे सही बच्चे एक बार फटाफट से अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन नंबर 102 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? फैराडे, ऑस्टेंड, एम्पियर, बोर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो खोज किया था वो ऑस्टेंड ने किया था, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 102 का भी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। तो याद रखिए, जब विद्युत मोटर जब भी परिवर्तित करेगा वो क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। 103 का डी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे इसे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु इस पृथ्वी पर जो है बाबू, वो है आपका Fe, मतलब लोहा, जिसको आप आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन। ठीक है, आयरन भी बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका जो है वो हो जाएगा सी इज राइट हो जाएगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 105 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न। कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या है 6, 8, 9, 11। कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है और इसका संकेत जो होता है वो सी होता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आइए आप सभी को हम एकदम अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध, 3 ठीक है, तो सबसे पहला देखो, पहला बॉन्ड को जो हम बोलते हैं बाबू, उसको क्या बोलेंगे हम? एल्केन, एल्केन। उसके बाद देखो दूसरा बॉन्ड को जो हम बोलेंगे उसको एल्केन एल्किन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्किन। ठीक है, और तीसरा बॉन्ड को जो हम बोलेंगे, तीसरा बॉन्ड को जो बोलेंगे वो बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे? एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, ये 3 बॉन्ड हो गया। अब सभी का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n, ठीक है, और प्लस में 2, और जो ये इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा Cn, ठीक है, CnH2n, ठीक है, H2n और -2 किसका? एल्किन का। और एल्काइन का जो सूत्र होगा बाबू, एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n होता है। ठीक है, यानी सभी सूत्र को आप अच्छे तरह से याद कर पाएंगे, तभी ये जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के तीनों ग्रुप को आप समझ पाइएगा। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, एल्काइन। क्वेश्चन नंबर 107 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो एथेनॉल को जो हम कहते हैं बाबू वो क्या कहते हैं? OH बोलते हैं। इसके आगे ये बॉन्ड लगा रहता है। ठीक है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? OH, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार शेयर कर देंगे सही बच्चे, लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 108, अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को, अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? जो कोई पेड़ होते हैं ना, उसमें जो पत्ते होते हैं जब वो खुलता है और बंद होता है तो उनको कौन नियंत्रित करता है? द्वारक कोशिका, सहचर कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, मूल रोम। जो अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की जो क्रिया है बाबू, उसको कौन नियंत्रित करेगा? कौन करेगा नियंत्रित? तो वो द्वारक कोशिकाएं करेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। जो हमारे घरों में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है वह जो होता है वह होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 110 है। ठीक है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए, गर्म जल प्राप्ति करने के लिए हम सौर जल है, सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? सौर सेल होगा। गर्म जल प्राप्ति करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, इनमें से कोई नहीं।
गर्म जल प्राप्ति करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, बादलों वाले दिन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले एक बार आप सभी को जरूर बोलेंगे कि आप सभी लोग एक बार कमेंट भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।